वक्फ संशोधन कानून पर बवाल मचा हुआ है और विपक्षी मुस्लिम संगठन तमाम और संस्थाएं तो कर ही रही हैं इस बिल का विरोध, इस कानून का विरोध, लेकिन अब सहयोगी भी बीजेपी के खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं। जेडीयू के कई नेताओं ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया था, याचिकाएं लगाई जा चुकी हैं और अब ये हाल मणिपुर में भी देखने को मिल रहा है। मणिपुर के भी जो सहयोगी हैं बीजेपी के, एनपीपी, उसके एक नेता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है और याचिका लगा दी और तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं इस बिल पर, इस कानून पर। और क्या कुछ कहा है उन्होंने याचिका में, इसको लेकर हम हमारे सहयोगी अविनाश जी से बात करेंगे। तो अविनाश जी, पहला सवाल यही है कि जो याचिका लगाई गई है एनपीपी के नेता की तरफ से, जो कि बीजेपी की सहयोगी है मणिपुर में, क्या कुछ कहना है उनका? याचिका में क्या गंभीर आरोप लगाए हैं, किस तरह का उनका कहना है कि ये जो कानून लाया गया है मोदी सरकार की तरफ से, ये किन नियमों को उल्लंघन करता है? हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो वक्फ कानून जब से लागू हुआ है, जब उससे पहले भी जब ये बिल लेके आया गया था, तो उसी समय से एनडीए के अंदर ज़बरदस्त ये कशमकश मची हुई थी, क्योंकि एनडीए के जो शामिल जो बाकी पार्टियां हैं, बीजेपी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि बीजेपी का तो एक आइडियोलॉजी है, वो तो उनको ये इस तरीके के कानून लेके आने ही थे। लेकिन बीजेपी के सहयोगी जितनी पार्टियाँ हैं, वो सभी के सभी इसको रोकने की कोशिश कर रही थी और इसके चलते 66 महीने तक ये बिल टला भी रहा, जेपीसी के हवाले भी किया गया। लेकिन बाद में ये बिल लाया गया और उसके बाद उसको जो सहयोगी पार्टियां हैं, सबको पता है कि उनके ऊपर किस तरीके के प्रेशर चल रहे हैं और उस प्रेशर के चलते ही ये बिल पास भी हो गया। लेकिन जो पार्टियां हैं, अभी भी उनके अंदर इस बिल को लेकर अभी भी विरोध चल रहा है और खाली एनपीपी नहीं बल्कि जेडीयू के नेता भी इस बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। और जो एनपीपी के जो विधायक हैं नूरुल हसन, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और जाहिर सी बात है कि यदि कोई विधायक याचिका लगा रहा है तो पार्टी के सहयोग से ही ये याचिका लगा रहा है, नहीं तो अब तक तो पार्टी का उसको सो नोटिस जारी हो गया होता। और नूरुल हसन का सीधा सीधा कहना है कि भाई, आप जो बिल लेके आए हैं जिसमें आपने प्रावधान रख दिया है कि कोई व्यक्ति यदि जिसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया है तो कम से कम 5 साल तक जब वो इस्लाम के सारे नियमों का पालन करेगा, उसके बाद ही वो अपनी कोई संपत्ति बफ कर सकता है। बोले ऐसा नियम किसी और दूसरे धर्म के लिए लागू है क्या? नहीं है। बोले भाई, संपत्ति हमारी है, यदि हम अपनी संपत्ति को दान में देना चाहते हैं तो भाई इसमें सरकार क्यों रोक लगा रही है? सरकार इस तरीके के कानून लेके आ रही है। बोले एक तरीके से आदमी की जो अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका सीधा सीधा उल्लंघन किया जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और खाली उन्हीं की याचिका नहीं, अभी तक 20 याचिका दायर हो चुकी हैं, जिसमें से 3 याचिकाएं एनडीए की तरफ से दायर हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो वक्फ कानून को लेकर जो टकराव चल रहा है वो खाली विपक्षी दल या मुस्लिम संगठन ही नहीं उठा रहे इस मुद्दे को, ये मुद्दा अभी भी एनडीए के अंदर भी जबरदस्त तरीके से उठ रहा है। जी बिल्कुल, और इसको लेकर दावे तब भी किए गए थे जब पहले ये बिल लाया जाना था और उस पर जब चर्चा चल रही थी। किरण रिजिजू बिल के बारे में जानकारी जब संसद के अंदर दे रहे थे और तभी उनके पास एक पर्ची आई और उस पर्ची को पढ़ने के बाद उन्होंने जेपीसी में इसको भेजने की मांग कर दी थी और अपील कर दी थी और इसके बाद से ये चर्चा जोरों से उठने लगी थी कि कहीं ना कहीं एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो इस बिल के समर्थन में नहीं है, इसीलिए मजबूरी में किरण रिजिजू को ये बिल जेपीसी के पास भेजना पड़ा है। लेकिन अब जब इसको समर्थन देना पड़ा सहयोगी दलों को, उसके बाद से यह सवाल भी लगातार उठ ही रहा था कि आखिर किस दबाव में सहयोगियों ने समर्थन दिया है। और अब धीरे धीरे उन्हीं सभी पार्टियों के जो समर्थक हैं, उन पार्टियों के नेताओं ने बगावत का झंडा उठा लिया है। पहले जेडीयू के अंदर इस्तीफों की झड़ी लगी, कई जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफे दिए। एलजेपी जो कि चिराग पासवान की पार्टी है, उसके अंदर भी इस्तीफे शुरू हो गए। आरएलडी के भी नेताओं ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे विरोध के सुर उठ रहे हैं, हालांकि अभी तक इस्तीफों को लेकर कोई जानकारी नहीं आई है। और अब मणिपुर की एनपीपी जो पार्टी है, जो कि एनडीए में सहयोगी है, उसके नेता ने भी एक तरह से बगावत का झंडा उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। तो इन सब के बीच में एक जो उन्होंने अपनी जो याचिका लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि जो अनुसूचित जाति के हैं, जो मुस्लिम समुदाय में लोग, उनको इससे दूर रखा गया है कि वो अपनी संपत्ति को नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि ये तो उनकी धार्मिक, अगर उनकी कोई मान्यता है या वो अपनी संपत्ति देना चाहते हैं, उन्हें रोका जा रहा है। ये भी एक उल्लंघन है, जबरदस्ती एक दबाव बनाने की कोशिश।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो इससे पहले कई रिपोर्टें आई हैं उसमें ये बताया गया है कि भारत में जितने भी संप्रदाय के लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से जो सबसे कमज़ोर जो समुदाय है वो मुस्लिम समुदाय है। और उसमें कई जिस तरीके से बताया गया कि आदिवासी वर्ग में कई लोग जिन्होंने हाल फिलहाल में मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया है, अगर वो अपनी संपत्ति को वक्फ में दान देना चाह रहे हैं तो उस पर एक तरीके से इस कानून ने रोक लगा दी है। इसी को लेकर उन्होंने याचिका में अपने इसका जिक्र भी किया अपनी याचिका में कि भाई ये रोक नहीं लगनी चाहिए। अगर यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति हो जो दलित कैटेगरी में आता है, यदि वो धर्म परिवर्तन करता है, वो यदि हिंदू धर्म में चला जाता है, ईसाई बन जाता है, तो उस पर तो इस तरीके की कोई रोक नहीं है। खाली आपने वक्फ कानून में इस तरीके का एक प्रावधान जोड़कर एक तरीके से वक्फ जो संस्था है उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और इसी को लेकर पहले भी सवाल उठाए गए थे और अब तो एनडीए के अंदर से ये सवाल उठ गया है और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी चली गई है। जी बिल्कुल, और आरोप तो इस तरह के भी लग रहे हैं, विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि वक्फ कानून के जरिए सिर्फ जमीनों को हड़प कर और जो मोदी सरकार के मित्र हैं उद्योगपतियों को देने की पूरी एक रणनीति तैयार की गई है और इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह एनडीए के नेताओं का समर्थन अब विपक्ष को मिल रहा है या मुस्लिम संगठनों को मिल रहा है, अब जिस तरह से पहले जेडीयू के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, अब एनपीपी भी पहुंच गई है, तो क्या अब अगला नंबर एलजेपी या आरएलडी या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के नेताओं का भी हो सकता है? क्या वो भी अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं? किस तरह की संभावनाएं देखते हैं आप? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अभी एनपीपी गई उससे पहले जेडीयू के एक नहीं बल्कि दो नेता पहुंचे हैं। सबसे पहले तो जो परवेश सिद्दीकी हैं उन्होंने याचिका लगाई थी और उसके बाद जो किशनगंज के जो जिलाध्यक्ष हैं महफूज आलम, उनकी तरफ से याचिका लगाई गई है। और उनकी याचिका में भी जो जिक्र किया गया, एक तो सबसे पहले उन्होंने वक्फ कानून में जिस तरीके से गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को 2 सदस्यों को रखना एक तरीके से अनिवार्य कर दिया है, उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि भाई वक्फ कमेटी और सेंट्रल वक्फ कमेटी में 2 गैर मुस्लिम भी शामिल होंगे। बोले ऐसा और किस धार्मिक संगठन में होता है? बोले बाकी के जब भी चाहे कश्मीर जैसे श्राइन बोर्ड बना हुआ है माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर, या फिर तिरुपति टेम्पल को लेकर जो बने हुए जितने भी संगठन बने हुए हैं, उन सब में सिर्फ हिंदू ही शामिल होते हैं। यदि हिंदू धर्म का मामला है तो वहाँ हिंदू शामिल होते हैं, और यदि एसपीजी जैसे सिख धर्म के मामले में एसपीजी में, उसमें सिर्फ सिख धर्म को मानने वाले लोग ही शामिल होते हैं। लेकिन सिर्फ वक्फ कानून के लिए इस तरीके का प्रावधान क्यों लागू किया गया है कि इसमें गैर मुस्लिमों को आपको रखना ही पड़ेगा? ऐसा नहीं कि मतलब हो सकते हैं, उन्होंने कहा 2 सदस्यों को तो रखना ही रखना पड़ेगा। बोले ये नियम पूरी तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है और इसको लेकर जेडीयू की तरफ से याचिका लगाई गई है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से जेडीयू हुआ या एनपीपी हुआ जो एनडीए के घटक दल हैं, इनकी तरफ से याचिका लगाई गई हैं, तो बाकी जो पार्टियां हैं जो लगातार इस बिल को लेकर एक तरीके से खुलकर तो विरोध नहीं कर पा रही थी, लेकिन उनकी तरफ से समर्थन को लेकर भी कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। जो संसद में जरूर बयान दिया गया और सरकार के दबाव में बिल का समर्थन कर दिया गया, लेकिन आप देखिएगा बाहर जो खुले मंच पर उनकी पार्टी का कोई भी नेता वक्फ बिल के समर्थन में बात नहीं रख रहा है। तो इसी तरीके से जैसे जो अभी 2 दल एनडीए के पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये संख्या जल्दी बढ़ सकती है, क्योंकि 16 तारीख को इस पर सुनवाई शुरू होनी है। करीब 20 याचिकाएं तो हो ही गई हैं और 16 तारीख को जो सीजीआई संजीव खन्ना की जो बेंच है 3 सदस्यों की, वो इस पर सुनवाई कर रही है। और संकेत तो इसी जो मिल रहे हैं, जिस तरीके से सीजीआई ने याचिका की सुनवाई के लिए 1 हफ्ते बाद ही समय दे दिया, तो उससे तो साफ साफ लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में यदि इस कानून पर रोक भी लग जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुनवाई तो काफ़ी लंबी चलेगी, क्योंकि संसद का कानून है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे जरूर दे सकता है। तो अभी देखना है कि एनडीए की तरफ से और कौन कौन से दल सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। 2 तो पहुंच गए हैं और जल्दी यह संख्या बढ़कर 4 या 5 भी हो सकती है। यानी कहा जा सकता है कि जिस तरह से पहले इस्तीफों की झड़ी लगी, उसके बाद अब याचिकाओं की जो झड़ी लग रही है, उससे कहीं ना कहीं एनडीए के सहयोगी दलों पर उनके अपने ही मुस्लिम नेता दबाव बना रहे हैं और इस दबाव का असर देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि मोदी सरकार पर ये एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके आला कमान की तरफ से फिर दबाव बनाया जाना शुरू किया जाए और उसका असर हो सकता है आगे आने वाले समय में देखें। लेकिन फिलहाल 16 तारीख को जब सुनवाई की तारीख लगभग तय हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सुना जाएगा, ऐसे में सभी की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि वो इस मामले को लेकर क्या रुख अपनाता है। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए हम बने रहेंगे आपके साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।